हरे कृष्णा साथियों। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी एग्ज़ाम्स फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। आदिकाल हो चुका है, भक्ति काल हो चुका है और रीति काल में हम लोग प्रवेश कर चुके। पिछला वीडियो हमारा रीति काल का था, जो कि भाग संख्या 19 उस वीडियो का नंबर है। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ जुड़ा है और सभी मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। यहाँ मुझसे पढ़ते हैं और उसके बाद ये जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, यही नोट्स मेरे सारे जो विद्यार्थी हैं वो टेलीग्राम से पीडीएफ को प्राप्त कर लेते हैं। कुछ बच्चे उन्हें उतार भी रहे हैं और कुछ प्रिंट आउट भी निकलवा रहे हैं। यदि आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे जो आपको एक लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास एक घंटी का निशान होगा, बेल आइकन, उसे प्रेस कीजिए, क्योंकि रोज़ यहाँ पर आपको आरपीएससी एग्ज़ाम्स हिंदी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल पे आपको तैयारी करवाई जा रही है। पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला में, जैसा कि सभी जानते हैं और यदि आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मैंने आपको पाठों के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, पूछने का जो एग्ज़ामिनर का रहता है वो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। और हिंदी साहित्य का इतिहास हम कर रहे हैं, जिसका आज ये 20वां भाग होगा, यानी रीतिकाल का दूसरा पार्ट होगा। क्योंकि कल जो वीडियो हमने पढ़ा है वो रीतिकाल है, जो कि भाग संख्या 19 से है। मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी है, हिंदी साहित्य के इतिहास की अलग है और पाठों के शॉर्ट नोट्स की अलग है, और कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ है जिनके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, अगर आप किसी भी ग्रेड से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कैसे करनी चाहिए, सिलेबस का जो विभाजन है पूरे पाठ्यक्रम का वो कैसा है, कितने प्रश्न कहाँ से आते हैं, ये सब कुछ मैंने मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल से बता रखी है। बहुत ही तरीके से वहाँ पर आपको सारी कर रखा है, एनालिसिस किया हुआ है। आप अगर नए हैं या फिर अगर पुराने भी हैं और अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कैसे करनी है, सेकंड की कैसे करनी है, जो भी है उसका पेपर कौन सा होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, कितने प्रश्न आएंगे, जो भी है, जितने भी आपके सवाल हैं आरपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन सारे सवालों का जवाब मैंने मेरे मोटिवेशनल वीडियोस में दे रखा है। अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई भी सवाल रह जाएगा, क्योंकि हर जवाब आपको मैं वहाँ पर दे चुकी हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, कौन सी किताबें बेस्ट होगी, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब कुछ मैंने बता रखा है। तो चलिए अब हम रीतिकाल का जो हमारा आगे का पार्ट है उसको हम पढ़ते हैं। और यहाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करती हूँ, जैसा कि जो जुड़े हैं उनको तो पता ही है, और अगर आप नए हैं तो मैं बता दूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी के रंग कविता तोतला के संग। हिंदी में ही टाइप करना होगा, आपको टेलीग्राम पे तो मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक देती हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर भी इसका लिंक है, डायरेक्ट आप वहाँ से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ पहले इसे समझ लीजिए। जो नोट्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं उन्हीं नोट्स से मैं खुद व्याख्याता बनी हुई हिंदी में एक सीट ली है, और ये नोट्स ही मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करवा रही हूँ, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़नी पड़े, कहीं किसी से पूछना ना पड़े। तो इसीलिए आप जुड़िए मुझसे, और निःशुल्क ये जो कोर्स है, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मेरे नोट्स है, इनका कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैडम इनका कोई पैसा लेती होगी, फ्री में तो दे नहीं रही होगी, तो भाइयों और बहनों, मैं एक सीट ले चुकी हूँ और सरकार मुझे पे कर रही है, और मेरा ऐसा कोई भी मंतव्य नहीं है कि मैं आप लोगों से पैसा लूँ। बस ये नोट्स अब मेरे किसी काम के नहीं थे, शायद ये घर पड़े रहते मेरे पास तो रद्दी ही कहलाते। तो मैंने सोचा कि अगर ये कुछ बच्चों के पास पहुँच जाएँ, ज़रूरतमंद लोगों के पास, जो बड़ी बड़ी कोचिंग की फ़ीस दे के नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर बड़ा बड़ा जो भी है ऐप से, किसी एप्लीकेशन से पैसा दे के कोई कोर्स नहीं खरीद सकते, तो उनके लिए शायद ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो पढ़ रहा है उसको तो पता भी है
कि इन नोट्स से बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, आपको कहीं भी एक भी प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा, इतना मैं दावा कर सकती हूँ। तो आप टेलीग्राम से इसकी ये जो नोट्स है इन्हें प्राप्त कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क, कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पढ़िए, मुझसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रोज़ क्लास होती है और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन करके और आप इन नोट्स की पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं और अपनी तैयारी को एक मजबूती दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम कल हमने पढ़ा था 2000 नाम आ गया मुझे, 19वां भाग इसका। ठीक है, तो 19वें भाग में हमने रीति काल देखा था, जिसमें हमने रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये काव्य धाराएं थी 3। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है, अगर कल का वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखा है, पढ़ा है और लिखा है अपने हाथों से, क्योंकि जो बच्चे लिख रहे हैं ना वो मुझे 100% कमेंट करेंगे बिल्कुल, लेकिन अगर मेरे पीडीएफ को जो प्रिंट आउट एज इट इज़ निकाल रहा है तो फिर वो कुछ नहीं कर रहा है, अपने घर पे सिर्फ रद्दी इकट्ठी कर रहा है। क्योंकि प्रिंट आउट तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे पड़े हैं, बहुत सारी किताबें आपने ख़रीद रखी है, ला ला के पूरे घर को लाइब्रेरी बना रखा है, कोई मीन्स नहीं है। आप अपने हाथों से कितनी मेहनत करते हैं वही एक सबसे बड़ी चीज़ है, और सिलेक्शन भी उसी का होगा, ये मैं पहले कह देती हूँ। सच है पर कड़वा है, ठीक है, कड़वा सच है, जो शायद केवल इसीलिए मैं टेलीग्राम चैनल पे ये भी नोट करती हूँ कि जुड़े मुझसे 700 750 लोग ही जुड़े हैं वहाँ पे, है ना, 750 के आसपास, लेकिन मेरी जो पीडीएफ आती है वहाँ पे 1000 1500 व्यूज़ हो रखे हैं, यानी और शेयर कर रखी है पीडीएफ को। अच्छी बात है, आप शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों का भला कर रहे हैं, मैं भी इसीलिए आई हूँ भला करने के लिए। लेकिन आप उस टेलीग्राम चैनल में नहीं है, आप सिर्फ वहाँ आते हैं, उस पीडीएफ को शेयर करते हैं जहाँ भी आपको करनी है, तो ना तो आप खुद का भला कर रहे हैं ना किसी और का। क्यों? क्योंकि आप भी प्रिंट आउट निकाल रहे हैं और दूसरे भी प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। तो मेरे साथियों, ऐसी बहुत सारी किताबें आपको मार्केट में मिलेगी, बहुत सारी प्रिंट आउट मिलेगी, बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, जिनको ला ला के आप घर पे लाइब्रेरी बना दीजिएगा। लेकिन जो इन चीज़ों को अपने हाथों से लिख रहा है वही बच्चे एंड में मेरे इसी वीडियो पे और इसी कमेंट बॉक्स पे ये कहेंगे कि मैम हमारा सिलेक्शन हो गया। और सही मायने में फॉर्म लाखों भरे जाते हैं, पर सिलेक्शन उसमें से कुछ चंद जनों का होता है। क्यों होता है? कभी विचार कीजिएगा, इसीलिए होता है क्योंकि सहज पके सो मीठा होए। जो खुद से मेहनत करता है, खुद से थोड़ा सा पसीना बहाता है ना, अपना दिमाग लगाता है, सक्सेस उसी को मिलती है। बाकी यूँ तो खूब फॉर्म भरे जाते हैं, रीट में भी संख्या देखी है आपने 16 लाख, लेकिन लेंगे केवल 32,000। 6,000 भले ही व्याख्याता की अभी सीट आ रही है ना, लेकिन उसमें जितना लेना है उतना ही लेंगे, और बच्चे वही पास होंगे जो खुद से मेहनत कर रहे होंगे और मेहनत करना चाहते होंगे, जिनको सीधे हलवे की आदत पड़ी हुई है और जिनको सब कुछ सीधा सीधा चाहिए होता है ना, वो ना तो खुद कभी सिलेक्शन ले पाते हैं और उनसे जुड़े जो दूसरे हैं वो भी कभी सिलेक्शन नहीं ले पाते। ठीक है, क्योंकि जब मैंने हिंदी का एग्ज़ाम दिया था, फॉर्म करीबन 1.5-2 लाख बच्चों ने भरा था, पर लेना केवल 850 का को ही था, ओनली 850 बच्चे। तो वहाँ तक वहीं गए, जैसे कि आप देख रहे हो ये मेहनत। तो जो मेहनत होती है ना वही हमको आगे ले जाती है, बाकी कोई मायने नहीं रखता। अगर आप यहाँ पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल के और भर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। लिखिए, समझिए, पढ़िए, रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, तब कहीं जाके होगा। और एक चीज़ है, बच्चों को हर चीज़ की जल्दी रहती है। हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, काव्य शास्त्र पढ़ा दीजिए, जनसंचार और माध्यम पढ़ा दीजिए, फर्स्ट ग्रेड के नोट्स अवेलेबल करा दीजिए, जो आपके थे, ये थे, वो थे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरा बस सिर्फ एक सवाल है, अगर आप उस सवाल का जवाब मुझे वाकई में सही दे देते हैं तो फिर जो आप कहेंगे मैं कर दूँगी। अभी तक मैंने 19 पार्ट तो आपको इसके हिंदी साहित्य के इतिहास के पढ़ा दिए, और मैंने अंतरा बुक का पद्य भाग पूरा करा दिया, और गद्य हमारा चल ही रहा था, पर वैकेंसी आने वाली है, मुझे भी ये सूत्रों से पता चला है। तो मैं चाहती हूँ कि 1 बाय 1 में एक एक कोर्स कराते जाऊँ, इसीलिए मैंने किताबों को कुछ समय के लिए रोक दिया, क्योंकि मैंने बनाना सिखा दिया है तो मुझे लगता है कि आप बना लेंगे। पर मुझे बस ये जवाब दे दीजिए कि क्या जितना मेरे इस चैनल पे मैं अब तक पढ़ा चुकी हूँ, एक एक लाइन आपको याद है क्या?
अगर कल आपका पेपर हो जाए तो क्या जितना मैंने पढ़ाया उतना आप कर जाओगे, उसमें एक भी आपका गलत ना हो, तो फिर मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, सब्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और लास्ट तक वहाँ वही जाएगा जो शांति से धीरे धीरे सब्र के साथ और इस नैया को खुद पार लगाएगा अपनी नाव को। बाकी जल्दबाजी से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप भी रोटी को टुकड़ों में ही खाएंगे, मैं 1000 बार बता चुकी हूँ। तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है पहले उससे पूरा होने दो, मैं उससे पहले कुछ भी नहीं करूँगी। बहुत सारे बच्चों ने तो मुझसे ये तक कह दिया कि आप भले पढ़ा रहे हो नहीं पढ़ा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो PDF डायरेक्ट सेंड कर दो, डायरेक्ट। मेरे पास मैसेजेस आए हैं ऐसे। तो मुझे एक बात का बहुत ताज्जुब होता है कि क्या आप में इतना भी पेशेंस नहीं है कि जब मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ तो आपको जितना मैंने कराया उतना तो याद ही नहीं है, फिर आप अलग से और लेके कौन सा तीर मार लेंगे यहाँ पे। और जो बच्चे मुझसे ये कहते हैं ना, ये भी दे दो वो भी दे दो ऐसा भी कर दो, मैं निश्चित तौर पे कह देती हूँ उनका सिलेक्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको सिर्फ सामान भरने की जल्दी है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह वो कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं। उनका कोई ये मंतव्य नहीं है कि वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी करने वाला स्टेप बाय स्टेप चलता है, 1 बाय 1 फॉलो करता है, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता है। एक साथ सीढ़ी कभी नहीं चढ़ी जा सकती, क्योंकि एक टांग ऊपर रखने पर एक ही सीढ़ी चढ़ी जाती है, एक साथ आप सारी नहीं चढ़ सकते। ठीक है ना। तो ऐसी अनर्गल बातें और ऐसे अनर्गल मैसेज मुझे ना करें। जो यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ मैं प्रेम भाव से पढ़ाती हूँ, आप भी प्रेम भाव से ग्रहण करिए। हरे कृष्णा। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। कल का जो वीडियो था हमारा रीतिकाल का, उसमें हमने कल जो पहला राइटर वहाँ पर पढ़ा था वो चिंतामणि त्रिपाठी को पढ़ा था। चिंतामणि त्रिपाठी के बारे में हम देख चुके थे कि उनका वास्तविक नाम क्या था, उनकी रचनाएं कैसी थी। अब दूसरा जो आता है वो हमारे सामने आता है जसवंत सिंह। ठीक है, यहाँ एक रचना का नाम लिखा है जिसके राइटर है चंद्रालोक जयदेव। अब है जसवंत सिंह, देखिए इसके बारे में। जसवंत सिंह सॉरी, मेरा गला पूरी तरह से सही नहीं हुआ है, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं क्लासेस बराबर रख रही हूँ ताकि आपका नुकसान ना हो। जसवंत सिंह मारवाड़ जोधपुर रियासत के राजा थे। शाहजहां और औरंगजेब के विश्वसनीय थे। शाइस्ता खां की दुर्गति के लिए इन्हें जिम्मेदार माना जाता है। किन्हें? जसवंत सिंह को माना जाता है जिम्मेदार। किसकी दुर्गति? शाइस्ता खां। अलंकार निरूपक आचार्य थे, यानी जसवंत सिंह जो थे वो अलंकार निरूपक आचार्य थे। और जसवंत सिंह की ख्याति का आधार कौन सा ग्रंथ रहा है? भाषा भूषण। बहुत ही फेमस है, बहुत ही मोस्ट है। और किस प्रकार का ग्रंथ है? लक्षण ग्रंथ है। भाषा भूषण में क्या है अब हमें ये देखना है। तो चंद्रालोक की पद्धति पर अलंकार के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए। KVS 2018 में यह प्रश्न पूछा गया कि चंद्रालोक की पद्धति पर अलंकारों के लक्षण और उदाहरण किस ग्रंथ में प्रस्तुत किए गए, तो वो थे भाषा भूषण में। और किसका था? जसवंत सिंह का। जिस प्रकार चंद्रालोक में जयदेव ने छंद की प्रथम पंक्ति में लक्षण और दूसरी पंक्ति में उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उसी प्रकार इन्होंने भी किए हैं। यानी चंद्रालोक लिखा था जयदेव ने। अब जिस प्रकार जयदेव ने चंद्रालोक ग्रंथ में छंद की प्रथम पंक्ति में तो लक्षण और दूसरी पंक्ति में क्या दिए? उदाहरण, वैसे ही किसने दिए? जसवंत सिंह ने भाषा भूषण में दिए। अब आगे देखिए, कुछ लाइन्स है जो जसवंत सिंह के लिए अलग अलग विद्वानों ने कही है। तो किस विद्वान ने जसवंत सिंह के लिए क्या कहा वो हम देखेंगे। ये आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। ये जसवंत सिंह के लिए किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये सिर्फ आचार्य थे, कवि नहीं। ऐसा कौन कहता है? बच्चन सिंह। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध,
ये किसकी रचनाएं हैं? जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। ठीक है, देखो अलंकार माला सुरति मिश्र की है। अलंकार माला किसकी रचना है? सुरति मिश्र की। ये जो आपको अलग से दिख रहे हैं तो आप सोचते होंगे कि ये क्या है। ये कुछ भी नहीं है। जब मैं खुद स्टडी किया करती थी, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जब मैंने की थी, तो कभी कभी जिनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता था, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, तो फिर मैं उस चीज़ को ऐसे लिख दिया करती थी, ताकि जब कभी मैं रिवीजन करूँ तो मुझे कन्फ्यूज़न की स्थिति ना हो और फटाफट से मुझे पता चल जाए कि हाँ ये ऐसा था और ये ऐसा है। तो बस ये ऐसे मैं लिख दिया करती थी। अलंकार माला जो कि सुरति मिश्र का है, भाषा भूषण के आधार पर लिखा गया। यानी सुरति मिश्र ने जो ग्रंथ अलंकार माला लिखा वो कैसे लिखा? जसवंत सिंह के भाषा भूषण पर आधारित लिखा गया। अब तीसरा कवि आता है मतीराम, बहुत ही फेमस राइटर है। श्रृंगार रस को ये रस शिरोमणि माना करते थे। कौन माना करते थे? मतीराम माना करते थे। बूंदी के नरेश थे भाव सिंह हाड़ा। इन भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में रहे थे कौन? मतीराम रहे थे। और अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ललित ललाम की रचना, यानी कि मतीराम का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है ललित ललाम। इस ललित ललाम, यह ललित ललाम कैसा ग्रंथ है? लक्षण ग्रंथ है। और ललित ललाम की जो रचना है वो कब से कब हुई? 1661 से 1665 के बीच में हुई। कहाँ करी थी? बूंदी में करी थी। अब देखिए इन्होंने और क्या क्या रचनाएं लिखी है। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, रसराज, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, मतीराम सतसई, साहित्य सार। ये जो साहित्य सार रचना है ये NVS 2019 के पेपर में पूछा गया। ठीक है, मैंने जब भी मैं पढ़ाई किया करती थी तो पुराने पेपर का शोध मैंने हमेशा किया है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आप पुराने पेपर अपनी टेबल पे रखा करो। देखिए मैं जो भी आपसे कहती हूँ ना वो मेरे अनुभव बोलते हैं, मैं मजाक में नहीं कहती, हवा में नहीं कहती और बातों को बना के नहीं कहती। आपने इन नोट्स में जगह जगह देखा होगा, मैंने कहीं कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम लिखा है, कहीं KVS लिखा है, कहीं NVS, तो बराबर मैंने पेपर का शोध किया है और वहीं से मैंने ये पाया है कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो आप लोग भी ये चीज़ अपना लें क्योंकि सक्सेस आपको तभी मिलेगी पुराने पेपर से। अब देखिए फिर मैंने यहाँ लिखा है जो मैंने पहले भी लिखा था पिछले वीडियो में कि सुंदर श्रृंगार किसकी रचना है? सुंदर कविराय की। और लक्षण श्रृंगार किसकी रचना है? मतीराम की। ठीक है, अब चौथे नंबर पे आते हैं हमारे कवि भूषण। हमने शुरू में पढ़ा था कि चिंतामणि के भाई थे, 4 भाई थे ये लोग। तो चिंतामणि और मतीराम के भाई माने जाते हैं कौन? भूषण माने जाते हैं। भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि चिंतामणि त्रिपाठी का वास्तविक नाम क्या था, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है इससे जस्ट पहले वाले में। तो मैं प्रश्न फिर से बोल रही हूँ, चिंतामणि त्रिपाठी का वास्तविक नाम क्या था? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है जो मैं पढ़ाती हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका, और अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगले दिन फिर वीडियो बनाऊँ आपके लिए। लेकिन जब लाइक बहुत कम आते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वीडियो पसंद नहीं किया जा रहा है, तो फिर मेरा मानस नहीं हो पाता है कि मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ। आपके लाइक से यूँ लगता है कि हाँ बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है, बच्चों को स्टडी का तरीका समझ में आ रहा है, मुझे और पढ़ाना चाहिए। पर जब लाइक नहीं मिलते हैं ना तो फिर अजीब सा लगता है। तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए आप लोग सभी। इन्हें चित्रकूट के राजा रुद्रसाल सिंह सोलंकी ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। अब भूषण जो है इनका मूल नाम तो था घनश्याम, लेकिन ये भूषण नाम किसने दिया? तो चित्रकूट के राजा रुद्रसाल सिंह सोलंकी ने।
श्रृंगार रस प्रधान रीतिकाल में वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं लिखने के कारण इन्हें रीतिकाल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। देखिए, रीतिकाल था श्रृंगार प्रधान, यानी श्रृंगारिक रचनाएं थी, लेकिन रीतिकाल में यदि वीर रस की कविताएं या वीर रस की रचनाएं किसी ने लिखी है तो वो लिखी है भूषण ने। इसीलिए रीतिकाल का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? भूषण को। आचार्य शुक्ल ने इन्हें कौन? भूषण को क्या कहा है? हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। और कहा जाता है कि महाराजा छत्रसाल ने इनकी कौन? भूषण की। महाराजा छत्रसाल ने भूषण की पालकी को क्या किया था? कंधा लगाया था। अब देखो, आगे कुछ लाइन्स है जो शायद मुझे इतना तो याद नहीं, पर हो सकता है मुझे कहीं से मिली हो किसी पेपर से, जो पेपर में अक्सर आपको बोला करती हूँ, कॉलेज लेक्चरर, सेट, नेट या जो भी NVS KVS फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो कहीं से ये लाइन मुझे मिली है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। ठीक है, याद तो मुझे है नहीं किसकी है, पर देखिए, भूषण की कविता कवि की कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। क्यों है? जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करता है, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहती है जब तक उसकी स्वीकृति बनी रहती है। यानी ये जो लाइन है ये किस रचनाकार के लिए कही गई है? अगर परीक्षा में आएगा तो ऐसे ही आएगा, तो ये भूषण के लिए कहा गया है, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है। अनेक राजाओं के आश्रय में रहे कौन? भूषण रहे, लेकिन इनका मन सबसे ज़्यादा कहाँ लगा? शिवाजी और छत्रसाल के पास। अब इन्होंने क्या क्या लिखा? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। क्या लिखा इन्होंने? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ठीक है। अब देखिए, शिवराज भूषण जो है वो क्या था? तो शिवराज भूषण एक लक्षण ग्रंथ है जिसमें अलंकारों का विवेचन किया गया। शिवा बावनी में महाराजा शिवाजी और छत्रसाल दशक में छत्रसाल का गुणगान किया। इनकी 3 कृतियों का और उल्लेख पाया जाता है, यानी ये 3 तो है ही है। ठीक है, ये 3 तो है, लेकिन और 3 है। कौन सी है? भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। समझ में आया? और यह जो तीनों है ये क्या है? अप्राप्य कृतियां हैं। ठीक है, ये मैटर यहीं तक था, ध्यान से समझना। ये जो अब आपको दिख रहा है ये मेरे द्वारा किया गया शोध है। ठीक है, हंसी मुझे इसीलिए आई कि आप देखते होंगे कि ये मैडम क्या क्या लिखती रहती है, कुछ समझ में नहीं आता। देखो, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सिर्फ मेरे एक पढ़ने का तरीका था, जिस तरीके से मैं पढ़ा करती थी। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं चाहें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जब सिमिलर रचनाएं होती थी एक जैसी, जहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति होती, तो फिर मैं एक जगह उनको लिख लेती ताकि रिवीजन के वक्त एक ही जगह से मैं पढ़ लूँ और मुझे परीक्षा में कोई भी असमंजस की स्थिति ना हो। तो आप चाहें तो इन्हें लिखें, आप चाहें तो ना लिखें, अपने तरीके से लिखें। ये मेरा एक नज़रिया था पढ़ाई का। श्रृंगार बत्ती सी श्रृंगार लतिका किसकी है? द्विजदेव की। श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र। श्रृंगार विलास प्रताप नारायण मिश्र और सोमनाथ का। सुंदर श्रृंगार सुंदर कविराय। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि। श्रृंगार निर्णय भिखारी दास। लक्षण श्रृंगार मतिराम। काव्य विवेक चिंतामणि त्रिपाठी। काव्य निर्णय भिखारी दास। काव्य रसायन देव। छंदमाला केशवदास। छंद विचार चिंतामणि त्रिपाठी। छंद प्रकाश भिखारी दास। सब आपको खिचड़ी लग रही होगी, सब उलट पुलट इधर उधर, और आज तो ऐसा लग रहा होगा कि वीडियो को बंद कर देते हैं, पता नहीं क्या है ये सब, कि नहीं करना हमें कोई तैयारी, नहीं देना हमें कोई एग्ज़ाम, है ना, कभी कभी ऐसा लगता है। पर देखिए, घबराइए मत।
ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है सारे मैटर को एक जगह इकट्ठा करने की, क्योंकि सारी रचनाएं मिलती जुलती है, एक दूसरे से उलझती हुई सी है ना। तो जब एक जगह लिख लेते हैं तो फिर पढ़ने का मज़ा कुछ अलग होता है, और मैं ऐसे ही पढ़ा करती थी। इसीलिए जब हिंदी साहित्य का इतिहास का मेरा एक भी प्रश्न गलत नहीं गया, क्योंकि मैं पढ़ती इसी तरीके से थी। देखो एक जगह लिख लिया ना, छंदमाला, छंद विचार, छंद प्रकाश, ठीक है, अलग अलग होता। तो जैसे मैंने छंदमाला इस पेज पे पढ़ा, अब मैं 5 पेज आगे गई, अब मुझे वहाँ मिला छंद विचार। ये तो पता चल गया भी छंद विचार चिंतामणि त्रिपाठी का, लेकिन अब दिमाग में आएगा कि मैंने अभी अभी यार छंदमाला पढ़ा, अब वो किसका था, किस पेज पे पढ़ा, फिर हमारा दिमाग घूमने लग जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको तो छोड़ देते हैं और हम वो ढूंढने लग जाते हैं कि नहीं एक छंद का कोई एक और ग्रंथ आया था, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। इसमें हमारा आधे से पौन घंटा वेस्ट हो जाता है ना। तो आप ऐसे लिख लो, तो ये याद करने में आपको बहुत, अभी देखो आपको सब ऐसा लग रहा होगा गोलगप्पे टाइप, खिचड़ी टाइप, लेकिन जब आप इसे 2 से 4 5 से डेली रिवीजन में लाएंगे ना, आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आपको उचित लगे तो आप लिख लीजिए, क्योंकि ये सब श्रृंगार 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 है ना, काव्य विवेक का तो एक जैसी है इसीलिए, ठीक है। अब देखो आगे भी है कुछ ऐसा ही। नगर शोभा में रहीम दास ने, हम पहले ये पढ़ चुके हैं रहीम दास जी को, और है ना पढ़ चुके हैं, देखना भक्ति काल में पढ़ा है। नगर शोभा रहीम दास का है, ठीक है। अब क्या है इसमें, तो नगर शोभा में रहीम दास ने विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया। समझ में आई बात। रहीम दास के नगर शोभा में क्या है, विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है, ठीक है। और भिखारी दास ने लिखा है रस सारांश, ठीक है। और देव ने लिखा है जाति विलास। समझना ध्यान से, ठीक है। तो रस सारांश में देव के अनुकरण पर विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। अलग अलग प्रश्न है, अलग अलग उत्तर है। फिर से समझाती हूँ। पहला अलग प्रश्न है कि नगर शोभा में रहीम दास ने क्या किया, विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया। और रस सारांश जो कि भिखारी दास का है, इसमें भिखारी दास ने क्या किया, तो भिखारी दास ने क्या किया, देव का जो ग्रंथ है जाति विलास, इस जाति विलास का अनुकरण किया भिखारी दास ने, और इसके अनुकरण पर ही भिखारी दास ने रस सारांश में विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया। यानी भिखारी दास ने किस ग्रंथ को आधार बनाया, देव के जाति विलास को बनाया। समझ आ गया। और जाति विलास जो देव का ग्रंथ है, इसमें विभिन्न प्रदेश और जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। यानी भिखारी दास ने जो रस सारांश है उसमें देव का अनुकरण किया, और वो भी उसके जाति विलास ग्रंथ का, ठीक है। अब आता है भिखारी दास। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी आलोचना का शिलान्यास करता कहा है किसे, भिखारी दास को। भिखारी दास ने तुक को काव्यांग मानकर विवेचन किया। भिखारी दास इस काल के सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रासंगिक आचार्य है, ये कहने वाले हैं बच्चन सिंह। भिखारी दास हिंदी काव्य शास्त्र के पहले आचार्य है, ये भी कहा है बच्चन सिंह ने। रीति काल के अंतर्गत संभवतः ये सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रकाश में अपने पूर्ववर्ती काव्य का सम्यक अध्ययन कर उसमें से उदाहरणों का चयन किया। ये कहने वाले कौन थे भिखारी दास के लिए, नगेंद्र। काव्यांगों के निरूपण में भिखारी दास जी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने रस, छंद, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सभी विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया। ये कहने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अब आगे देखिए। अब इनकी जो कृतियाँ आती है उसके बारे में देखेंगे। जैसे मैंने ये पहले भी पढ़ा दिया दोनों, तो मैंने यहाँ लिख दी इनको।
सुंदर कविराय, सुंदर श्रृंगार, श्रृंगार मंजरी, चिंतामणि। अब देखिए, रस सारांश, छंदोर्णव पिंगल, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, शतरंज शतिका, छंद प्रकाश, ये सब किसकी है? भिखारी दास की। रस सारांश में देव के जाति विलास के अनुकरण पर विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। ये मैं आपको वहाँ बता चुकी हूँ, वो भी रहीम दास जी से मैंने कंपेयर करके बताया, ठीक है। श्रृंगार निर्णय में क्या है? रस भेद और नायक नायिका भेद वर्णित है। अब एक लाइन आती है भिखारी दास के लिए, और ये हमेशा 100% परीक्षा में पूछी जाती है। आगे के सुकवि रीझी है, तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये किसने कहा? भिखारी दास ने। अब देखो, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। ये रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा? बिहारी के लिए कहा। अब देखो, बिहारी जन्म हुआ 1595 ईस्वी में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गोविंदपुर के वसुआ में हुआ। रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं और रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। ये मैंने जब आपको रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त बताया था, तभी बता दिया था। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतिबद्ध काव्यधारा में स्थान दिया। इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, फिर भी आचार्य शुक्ल इन्हें किस श्रेणी में रखते हैं? पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने आपको, जहाँ इन्होंने 3 श्रेणियाँ मानी थी। तो जो दूसरी श्रेणी थी रीति ग्रंथकार कवि, जिसमें शुक्ल ने रखा। डॉक्टर बच्चन सिंह बिहारी को क्या मानते थे? रीति मुक्त कवि। अब आचार्य शुक्ल इनके लिए क्या कहते हैं, देखिए। दोहों को बनाते समय बिहारी का ध्यान लक्षणों पर अवश्य था, इसीलिए हमने बिहारी को रीति काल के फुटकल कवियों में न रखकर उक्त काल के प्रतिनिधि कवियों के वर्ग में रखा है। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी थे और ये कहीं किसी परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ध्वनि संप्रदाय से किसका संबंध है? तो बिहारी का। बिहारी की ख्याति का आधार उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें कितने दोहे हैं? 713। ठीक है। अब इसमें भी देखना, आपको कन्फ्यूज़न होगा, बच्चे पूछेंगे मुझसे अलग अलग। कोई 720 भी कहेंगे, कोई 713 भी कहेंगे, पर ये 713 सही है। अब ग्रियर्सन क्या कहते हैं? यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये किसने कहा? ग्रियर्सन ने। रामचरितमानस के बाद हिंदी में जो सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई, वो किस पर लिखी गई? बिहारी सतसई पर। न केवल गद्य में अपितु पद्य में भी इस बिहारी सतसई पर टीकाएं लिखी गई। बिहारी किसके दरबार में थे? शाहजहाँ के दरबार में थे, और 1645 में एक बार अपनी वार्षिक वृत्ति लेने के लिए जयपुर आए थे, यानी जो भी इनका बना होगा मेहनताना, वो लेने के लिए। अब देखो, तब इन्होंने तत्कालीन शासक यानी 1645 में जब ये जयपुर आए थे अपनी वार्षिक वृत्ति के लिए, उस समय राजा कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। उस मिर्जा राजा जयसिंह को नवोढ़ा रानी के प्रति आसक्ति के कारण राज कार्य से विमुख पाया, यानी वो अपनी पत्नी में आसक्त था। उस राजा का अपने राजकाज पे कोई ध्यान नहीं था, ऐसा इनको पता चला। किसको? बिहारी को पता चला। तो राजा को कर्तव्य बोध कराने के लिए इन्होंने एक अन्योक्ति परक दोहा लिखा। अब इन्होंने राजा को लाइन पे लाना चाहा कि ये तो नवोढ़ा जो पत्नी है उसके प्रेम में पागल हुए पड़ा है, राजकाज पे कोई ध्यान नहीं है। तो इसके लिए बिहारी ने एक दोहा रचा, जो आपने सब ने सुना है और बहुत ही फेमस है। नई पराग नई मधुर मधु नई विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। और ये लिखकर इन्होंने किसके पास भेजा? मिर्जा राजा जयसिंह के पास भेजा। और जैसे ही ये दोहा मिर्जा राजा जयसिंह ने पढ़ा और उसे अपने कर्तव्य का बोध हुआ, और जो बिहारी जी वहाँ वार्षिक वृत्ति लेने पहुँचे थे, उन्हें स्थायी रूप से ही अपने दरबार में रख लिया। अब ये जो ऊपर दोहा था ना, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल, नई पराग नई मधुर मधु नई विकास यही काल, तो इसमें अली तो कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। और कली कौन है? नवोढ़ा रानी। जयसिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी नामक गांव जागीर में दिया
और प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार स्वरूप देने की क्या करी, घोषणा करी, जब इन्हें परमानेंट वहाँ रख लिया गया तब। बिहारी को मुक्त रीति कवि किसने माना, यानी रीति मुक्त कवि बच्चन सिंह ने माना। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ और बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। कितनी शानदार बात कही है, मुंह में पानी आ जाए ऐसी बात सुन के। आ भी गया होगा अगर आप मज़े लेके पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, तो देखिए कि पद्म सिंह शर्मा इन्होंने बिहारी को तो कहा पीयूष वर्षी मेघ, और बिहारी सतसई को क्या कहा, शक्कर की रोटी। बिहारी सतसई को ब्रज भाषा का भूषण कहा गया, यानी बिहारी सतसई को क्या कहा गया, ब्रज भाषा का भूषण कहा गया। आचार्य शुक्ल ने बिहारी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार माना है। ठीक है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी में एक एक रत्न माना जाता है। ये किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इनके दोहे क्या है, रस के छोटे छोटे छींटे, ये भी शुक्ल ने कहा। सामंती जीवन की जितनी विशेषताएं और विविधताएं बिहारी के काव्य में मिलती है उतनी किसी अन्य कवि की रचनाओं में नहीं। बच्चन सिंह ऐसा कहते हैं। वे संयोग के कवि हैं, वियोग के नहीं। कौन, बिहारी। कौन कहता है, बच्चन सिंह। रीति काल में वे अकेले कवि हैं जिन्हें क्लासिकल कहा जा सकता है, यानी क्लासिकल किसको कहते हैं, बिहारी को। कौन कहता है, बच्चन सिंह। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये भी बच्चन सिंह, यानी बच्चन सिंह ने इन पर कुछ ज़्यादा ही कहा है। बिहारी सतसई श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी है। अब ये किसने कहा, नगेंद्र ने कहा। ठीक है, शब्दों को मांझने, चमकाने और संवारने की कला में बिहारी सिद्ध हस्त थे, नगेंद्र कहते हैं। कवि के रूप में वे हिंदी साहित्य के गौरव है और उनकी सतसई काव्य की अपूर्व निधि है। ये किसने कहा, नगेंद्र ने कहा। बिहारी सतसई कब लिखी गई, 1662 में, यानी इनका रचना काल माना जाता है। जयपुर के एक राजकुमार थे राम सिंह। इन राम सिंह का विद्या आरंभ संस्कार बिहारी ने करवाया था और बिहारी के दत्तक पुत्र थे कृष्ण कवि। इन्होंने बिहारी सतसई का भाव विस्तार कवित्व छंद में किया था। किसने, कृष्ण कवि ने। यह बिहारी सतसई की प्रथम काव्यात्मक टीका मानी जाती है। कौन सी, कवित्व छंद, पहली काव्यात्मक टीका। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक लेखकों में माने जाने वाले लल्लू लाल ने बिहारी सतसई पर क्या लिखी, लाल चंद्रिका टीका लिखी। ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, देख लीजिए। ये NVS 2019 में पूछा गया है कि लल्लू लाल ने बिहारी सतसई पर कौन सी टीका लिखी, लाल चंद्रिका। ये NVS 2019 में पूछा गया। सरदार कवि ने भी बिहारी सतसई पर क्या लिखी, टीका लिखी थी। बिहारी सतसई की टीकाओं में जो सर्वश्रेष्ठ है वो बिहारी रत्नाकर मानी जाती है। और बिहारी रत्नाकर किसने लिखा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। इनकी विरह ताप की अत्युक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। ये रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के लिए कहा। और ये जो पंक्तियाँ मैंने लिखी है ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हुई पंक्तियाँ, इसलिए मैंने यह लिखा है। ठीक है, एग्ज़ाम का नाम नहीं लिखा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कॉलेज लेक्चरर में पूछी गई पंक्तियाँ हैं। ठीक है, सतसई परंपरा का आरंभ हित तरंगिणी से माना जाता है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे या फिर बताएंगी क्या, वैसे यही लिखा है, कृपाराम की हित तरंगिणी। ठीक है, रत्नाकर जी को शुक्ल जी ने ब्रज भाषा का आधुनिक प्रधान कवि कहा। किसे, जिन्होंने जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जो बिहारी रत्नाकर लिखा उनको रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, ब्रज भाषा का आधुनिक कवि।
बिहारी रत्नाकर के विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि जितने श्रम और सावधानी से ये संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ। ये बिहारी रत्नाकर के लिए रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। हिंदी सतसई काव्य परंपरा में बिहारी सतसई का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कृपाराम की हित तरंगिणी से ही सतसई का आरंभ हुआ। अब है हाल। हाल क्या है? एक कवि का नाम है। हाल किसका नाम है? कवि का। हाल ने लिखा था गाहा सतसई। क्या लिखा था हाल ने? गाहा सतसई। और गोवर्धनाचार्य ने लिखा था आर्या सप्तशती। ठीक है, इन दोनों पर यानी इनका जो प्रभाव है वो किस पर पाया गया? बिहारी सतसई पर पाया गया। अब देखो सतसई किस किसने लिखी उसका वर्णन है। मतिराम ने मतिराम सतसई, वृंद ने वृंद सतसई और यमक सतसई, यानी वृंद कवि ने 2 लिखी, एक तो वृंद और एक यमक। सूर्यमल मीसण ने वीर सतसई, वियोगी हरि ने वीर सतसई और हिंदी सतसई काव्य परंपरा की अन्य कृतियाँ हैं। ठीक है, कुछ विद्वानों ने तुलसीदास की तुलसीदास सतसई और रहीमदास की रहीम सतसई का भी उल्लेख किया, लेकिन ये दोनों स्वतंत्र रचनाएं नहीं है। मोहन कवि रचित मोहन सतसई हिंदी की अंतिम रचना मानी जाती है। ठीक है, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। यह रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के लिए कहा। 100% किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हुई लाइन है जो मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न जो मैं अलग से लिखती हूँ जहाँ भी आपको देखने को मिले। तो किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण, परिमाण यानी नापतोल, ठीक है, वो परिणाम यानी नतीजा अलग होता है। ये किसके लिए कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के लिए कहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया जो भी इसमें था, और कितना आपको समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ये आप ही मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं आप, या तो आते ही कर दें अगर आपको अच्छा लगता है तो। नहीं, हम तो पूरा सुनेंगे, पहले देखेंगे कि हमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करके ज़रूर जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे हर ग्रुप में शेयर करें ताकि हर बच्चे के पास पहुंच सके, हर बच्चा मेरे ये नोट्स प्राप्त कर सके। ठीक है, ये हमारा रीतिकाल चल रहा है। अगले भाग में हम रीतिकाल के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। धन्यवाद।